पर अब बहुत देर हो चुकी थी। डैमेज पहले ही हो चुका था। माफी मांगने से क्या होगा? क्या तुम्हारे माफी मांगने से वो सब मिट जाएगा जो तुमने किया है? लाइव स्ट्रीम में भी लोग यही कह रहे थे। लेट अपॉलॉजी की कोई वैल्यू नहीं होती, डैमेज हो चुका है। अगर माफी से काम चल जाता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? ब्रदर हैंग इसलिए जिंदा नहीं बचे क्योंकि इन लोगों ने रहम खाया, वो इसलिए बचे क्योंकि वो खुद ओपी हैं। फॉरेस्ट में ये किंगयन ने ये हुआयन का साथ देकर ब्रदर हैंग को मारने का प्लान बनाया था। अब माफी मांगने का क्या फायदा? कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये चिंगयन को सुसाइड कर लेना चाहिए। ब्रदर हैंग प्लीज उसे माफ मत करना। पर कुछ व्यूअर्स को लगता था कि सबसे बुरा इंसान ये हुआयन है। ये चिंगयन तो बस मैनिपुलेट हो गई थी क्योंकि उसे लगा था कि ये हुआयन ने उसकी जान बचाई है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसे एक चांस मिलना चाहिए। ये चिंगयन ने सिंसेरिटी से मेरी तरफ देखा और रोते हुए कहा, ये हैंग आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जो भी हर्ट किया है मैं उसे फ्यूचर में कॉम्पेंसेट करूंगी। क्या तुम मुझे माफ करके एक चांस दे सकते हो? वहां मौजूद सब लोग मेरा रिएक्शन देख रहे थे। मैंने कोल्डली ये चिंगयन की तरफ देखा और कहा, अगर तुमने गलती की है तो जाकर जेल में सड़ो, मुझसे भीख क्यों मांग रही फिक्स कर रहे हो? मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरा ये फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मुझसे बात करते वक्त अपनी लिमिट में रहो, मुझे डिस्गस्ट फील मत कराओ। ये चिंगयन की बॉडी स्टिफ हो गई और उसकी आंखों की चमक पूरी तरह खत्म हो गई, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। वो कुछ और बोलना चाहती थी पर मेरी कोल्ड और रूथलेस आंखों को देखकर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो एक वर्ड नहीं बोल पाई। ये वाहियन और ये चिंगयन की धज्जियां उड़ाने के बाद रिपोर्टर्स ने लियू रुयान, चिन शुहान और चन जे पर सवालों की बाढ़ ला दी। एक रिपोर्टर ने लियू रुयान से पूछा, ये हैंग ने तुम्हें उस मुश्किल वक्त में खाना दिया था, उसने तुम्हारी हेल्प की थी, फिर तुमने उसे धोखा क्यों दिया? तुमने उसे बर्बाद करने का प्लान क्यों बनाया? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम सक्सेसफुल हो जाती तो ये हैंग का करियर और लाइफ खत्म हो जाती? एक और रिपोर्टर ने किन शुहान से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बैंड कोलैबोरेशन का चांस किसी इंसान की रेस्पेक्ट और लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फिर एक ने चेंजे से पूछा, तुम ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हो, फिर तुम इतने थोड़े से पैसों और रिसोर्सेज के लिए अपना जमीर कैसे बेच सकते हो? क्या तुम्हें ये हैंग की हेल्प के लिए थोड़ी सी भी ग्रेटिट्यूड नहीं थी? रिपोर्टर्स के सवाल तीरों की तरह चुभ रहे थे। लियू रुयान, चिन शुहान और चेंजे के चेहरे पेल पड़ गए और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना सिर उठा सके। उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा था, पर अब रिग्रेट करने से क्या फायदा? थुड लियू रुयान घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ब्रदर हैंग, आई एम सॉरी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये फैमिली के खिलाफ जाऊं और मैं लालच में भी आ गई थी, इसलिए मैंने ये हुआयन और ये चिंगयन का साथ दिया। आपने मेरी जो हेल्प की थी मैंने उसके बदले आपको धोखा दिया। आई एम सो सॉरी। चिन शुहान और चन जे अपने ईगो की वजह से घुटनों पर तो नहीं बैठे, पर वो भी सिर झुकाए खड़े रहे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरी तरफ देख सके। चिन शुहान ने कहा, ये हैंग, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार हूं, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? चन जे ने एक्सप्लेन किया, उस वक्त मुझे लगा कि अगर मैं मना भी कर दूंगा तो ये हुआयन और ये चिंगयन तुम्हें बर्बाद करने से नहीं रुकेंगे, और क्योंकि वो तुम्हारी अपनी फैमिली है, इंटरनेट पर पब्लिक उनकी बात मानेगी। मेरे सपोर्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैंने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और कोल्डली कहा, मैं माफी एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही माफ करता हूं। उन तीनों का चेहरा और भी पेल हो गया। वो शर्म और रिग्रेट से और ज्यादा नीचे सिर झुकाकर खड़े रहे। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स के ओपिनियंस डिवाइडेड थे। कुछ मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि डैमेज हो चुका है तो माफी का कोई मतलब नहीं है, पर कुछ लोग कह रहे थे कि ये हैंग को इतना रूथलेस नहीं होना चाहिए, खासकर एक औरत लियू रुयान के साथ। उन्हें एक चांस मिलना चाहिए। रिपोर्टर्स ने आखिरकार अपनी कैमराज मेरी तरफ फोकस की और मुझसे सवाल पूछना शुरू किया। ये हैंग, फॉरेस्ट के एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप ये चिंगयन को माफ करेंगे? आपकी मार्शल आर्ट स्किल्स इतनी अच्छी कैसे हैं? जब आप ये फैमिली से दूर थे तब आप क्या करते थे? क्या आपकी मेंटल स्टेट नॉर्मल है? मैं शांत खड़ा था, पर जैसे ही मैंने मेंटल स्टेट वाला सवाल सुना मेरा फेस डार्क हो गया। मैंने उस रिपोर्टर को कोल्डली घूरा और चबा चबा कर बोला, मेरी मेंटल स्टेट बिल्कुल नॉर्मल है। मैं हर दिन बहुत मेंटली स्टेबल रहता हूं और जो भी मुझे कहना था मैं कह चुका हूं। मैंने देखा कि रिपोर्टर्स अभी भी मुझे घेरने की कोशिश कर रहे थे। मैं इरिटेट होने लगा। मैंने डायरेक्टर से पूछा, क्या वो कटर आ गया? डायरेक्टर ने मेरा इंपेशेंट फेस देखा और जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। हाँ, आ गया, मैं अभी भिजवाता हूं। स्टाफ मेंबर तुरंत एक आयरन बॉक्स और कटर लेकर आया। डायरेक्टर ने जल्दी से मेरे नाम वाला बॉक्स ढूंढा, उसे कटर से काटा और मेरा फोन मुझे दे दिया। उसने साथ में एक पावर बैंक भी दिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे फोन की बैटरी डेड होगी, ये पावर बैंक रख लो। मैंने पावर बैंक लिया, केबल कनेक्ट की और स्टेज से नीचे कूद कर जाने लगा। रिपोर्टर्स मेरे पीछे भागे और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उनके माइक्स मेरे फेस के बिल्कुल पास थे। मुझे हिलने की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने फ्राउन किया और कोल्डली कहा, रास्ता छोड़ो, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, पर रिपोर्टर्स मुझे जाने नहीं दे रहे थे।
उन्हें पता था कि मैं अभी सबसे बड़ा ट्रैफिक कोड व्यूज क्लिक्स, वो मेरी ज्यादा से ज्यादा फोटोज लेना चाहते थे और वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? ये हैंग, फॉरेस्ट में एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करने की आपकी क्या ट्रिक है? एनिमल लैंग्वेज रिसर्च एसोसिएशन वाले आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। क्या आप इतने स्ट्रांग कैसे बने? क्या आपके पास प्रोग्राम में दिखाई गई स्किल्स के अलावा भी कोई सरप्राइज है? इन सवालों को सुनकर मेरा फेस एक्सप्रेशनलेस हो गया। अचानक मेरी पूरी बॉडी में झटके कन्वल्शंस लगने लगे। मेरा चेहरा बुरी तरह मुड़ गया, मेरी आंखें उल्टी हो गई और मैं एक डरावनी आवाज में हंसने लगा। मैं सीधा जमीन पर गिर पड़ा और गोल गोल घूमने लगा। फिर मैं पलटा, चारों पैरों हाथ पैर पर आया और एक डरावने मॉन्स्टर की तरह जमीन पर क्रीपीली क्रॉल करने लगा। रिपोर्टर्स डर के मारे चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर मैं तेजी से क्रॉल करते हुए बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल गया। बाहर आते ही मैं सीधा खड़ा हुआ। मेरा फेस फिर से बिल्कुल नॉर्मल और काम हो गया। मैंने पीछे मुड़कर उन शॉक में खड़े रिपोर्टर्स को कोल्डली देखा और दिल में सोचा, कहा था ना, इस दुनिया से लड़ने का सबसे बेस्ट तरीका पागल हो। बैंक्वेट हॉल के अंदर ये चिंगनियन और बाकी लोगों ने मुझे जाते देखा तो उन्होंने भी निकलने का फैसला किया। तभी एक रिपोर्टर ने जोर से याद दिलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में आप सबने कसम खाई थी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं घुटनों पर बैठकर खुद को थप्पड़ मारूंगा। अब जब प्रूव हो गया है कि आप सबने झूठ बोला था तो अपनी कसम पूरी कीजिए। बाकी रिपोर्टर्स ने भी सपोर्ट किया। हाँ, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी अपनी कसम पूरी करो। ये चिंगनियन को मजबूर होकर घुटनों के बल बैठना पड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और अपने ही गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर दूसरा। उसने खुद को तब तक मारा जब तक उसका चेहरा सूज नहीं गया। बाकी सबको भी घुटनों पर बैठकर खुद को थप्पड़ मारने पड़े। जब वो सब खुद को पीट चुके तब डायरेक्टर ने कैजुअली कहा, अरे वो तो बस एक मजाक था, तुम लोगों ने सच में कर लिया, चलो कोई बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब ऑफिशियली खत्म होती है, सब अपने अपने घर जा सकते हैं। डायरेक्टर ने स्टाफ को ऑर्डर देकर सबके फोन्स वापस करवा दिए और सबको एक एक पावर बैंक भी दिया। ये चिंगनियन उठी, उसकी रूह जैसे शरीर से निकल चुकी थी। वो बिना कुछ बोले बाहर की तरफ जाने लगी। रिपोर्टर्स अभी भी उनके पीछे भाग रहे थे। हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी मेरे जितनी नहीं थी, पर वो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे तो उन्हें कवर करने से व्यूज तो मिलेंगे ही। आखिर में डायरेक्टर ने स्टाफ को बुलाकर रास्ता क्लियर करवाया, तब जाकर वो होटल से बाहर निकल पाए। ये चिंगनियन आगे आगे चल रही और ये वायन रोते हुए उसके पीछे भाग रहा था। थर्ड सिस्टर, मेरे लिए रुक जाओ, तुमने कहा था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, फिर तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रही हो? ये चिंगनियन ने ये सुना तो उसका चेहरा और डार्क हो गया और उसने अपने कदमों की स्पीड बढ़ा दी। इसने मुझे लगभग मार ही दिया था और अब इसे मुझसे प्रोटेक्शन चाहिए। तभी एक लग्जरी ब्लैक वान ये चिंगनियन के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला। थर्ड सिस्टर, मैं वो भाई हूं जिसे तुमने 20 साल तक प्यार किया है, क्या एक छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दो? ये चिंगनियन का सीना गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। मेरी जान जाते जाते बची है और तू इसे छोटी सी बात कह रहा है? ये चिंगचिंग जल्दी से बीच में आई और उसे शांत करने की कोशिश की। शांत हो जाओ, जो भी बात है घर चलकर डिस्कस करेंगे। ये वायन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। ये चिंगचिंग ने ये चिंगनियन के शोल्डर थपथपाए और फिर ये वायन को भी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मॉम डैड घर पर वेट कर रहे हैं। ये चिंगनियन गुस्से से पागल हो गई, तुमने इसे गाड़ी में क्यों बैठने दिया? ये वायन रोते हुए कुछ एक्सप्लेन करने वाला था, पर ये चिंगनियन ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। ये चिंगचिंग ने गुस्से में भरी ये चिंगनियन को रोका। मॉम डैड ने भी लाइव स्ट्रीम देखी है, हम सब घर चलकर बात करेंगे। ये चिंगनियन को गुस्सा तो बहुत था, पर वो अपने दांत पीसकर चुप हो गया। ये वायन अंदर से बहुत डरा हुआ था। मॉम डैड ने भी लाइव स्ट्रीम देखी है। अब मैं कैसे बचूंगा? आधे घंटे बाद वो सब ये फैमिली के विला पहुंच गए। ये एक सिंगो और लीयू लिविंग रूम में उनका वेट कर रहे थे। ये वायन उन्हें देखते ही घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। आई एम सॉरी, मैंने फॉरेस्ट में बहुत गलतियां की, मैंने थर्ड सिस्टर को हर्ट किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लीयू गुस्से से कांप रही थी। वो आगे बढ़ी और उसने ये वायन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तूने जो भी किया, क्या वो हमारी फैमिली के लायक था? ये चिंगनियन ये देखकर थोड़ी शांत हुई, पर उसके दिल में अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स। लीयू ने ये वायन को डांटना कंटिन्यू रखा। तूने हमारे सगे बेटे को हमसे दूर किया और बदले में हमें ये गिफ्ट दिया। एक अनग्रेटफुल व्हाइट आइड वुल्फ धोखेबाज की तरह है। ये वायन रोते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बोलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। तभी ये शिंगो ने आगे बढ़कर लीयू की रिस्ट पकड़ ली और उसे पीछे खींचा। तमाशा बंद करो, तुम एक जाहिल औरत की तरह बिहेव कर रही हो।
लियू गुस्से से चिल्लाई, मेरी बेटी को इस धोखेबाज ने लगभग मार ही डाला था और मैं बस अपना गुस्सा निकाल रही हूँ, इसमें गलत क्या? ये शिंगो ने कोल्डली कहा। हुआयन शॉक में था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो मेंटली अनस्टेबल हो गया था, वो खुद भी बहुत पेन में है। तुम इस बात को खींचना बंद करो। लियू ने डिसबिलीव में ये शिंगो को घूरा। इस वक्त भी तुम ये हुआयन को डिफेंड कर रहे हो? ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग शॉक में थे। ये शिंगो अपनी बात पर अड़ा रहा। हुआयन ने जानबूझकर नहीं किया था, उसे सच में अपनी गलती का रेग्रेट है। लियू गुस्से से अवाक रह गई। ये हुआयन को एक चांस मिल गया और उसने तुरंत रोते हुए कहा, डैड मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। उस वक्त मैं शॉक में था, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या क्या किया। मैं कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। ये चिंगनियन गुस्से से चिल्लाई। ये हुआयन मेंटली अनस्टेबल नहीं था, वो पूरी तरह होश में था। वो सिर्फ अंदर से ईविल है और वो पैदाइशी ऐसा ही है। ये सुनकर स्लैप ये शिंगो ने ये किंगनियन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये किंगनियन शॉक में अपने पिता को देखने लगी। ये चिंगनियन शॉक में अपने भाई है, वो चाहे जो भी करे तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये चिंगनियन गुस्से से स्पीचलेस हो गई। वो रोते हुए सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में भाग गई। ये चिंगयुए और ये चिंगचिंग भी उसे कंसोल करने के लिए उसके पीछे गई। लियू ने एक कोल्ड स्नॉट दिया और वो भी ऊपर चली गई। ये चिंगयू ने ये हुआयन को उठाया और प्यार से तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। ये हुआयन रोते हुए ये शिंगो के गले लग गया। डैड मेरी इमेज और मेरा करियर सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा? ये शिंगो ने उसे शांत किया, अगर रेपुटेशन वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी देखभाल करूंगा। फिर ये शिंगो ने ये हुआयन को अपने स्टडी रूम में बुलाया ताकि वो डीपली डिस्कस कर सके कि फॉरेस्ट में उसे क्या क्या सफर करना पड़ा। वो दोनों स्टडी रूम में चले गए। उस भारी दरवाजे के पीछे जो गंदगी थी वो किसी को नहीं पता थी। कुछ मिनट्स बाद ये हुआयन ने अपना सिर ये शिंगो के कंधे पर रखा। उसने अपनी पलकें झुका ली ताकि उसकी आंखों में छिपी नफरत और डिस्गस्ट किसी को दिखाई ना दे। बहुत पहले जब ये फैमिली को पता चला था कि ये हुआयन उनका असली बेटा नहीं है तो उसने छुपकर ये शिंगो और लियू की बातें सुन ली थी। वो प्लान बना रहे थे कि जब उनका असली बेटा ये हेंग वापस आए तो वो ये हुआयन को घर से बाहर भेज देंगे ताकि उनके असली बेटे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो ये हुआयन की असली मां नानी को जेल भेजना चाहते थे। उस वक्त ये हुआयन बहुत डर गया था। उसे लगा कि अगर वो घर से बाहर गया तो ये फैमिली धीरे धीरे उसे भूल जाएगी और आखिरकार उसे बेदखल कर देगी। इसलिए ये फैमिली में रुकने के लिए उसने हर किसी को खुश करने की कोशिश की, पर फिर भी ये शिंगो ने उसके लिए बाहर एक घर ढूंढना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन ये हुआयन को अचानक ये शिंगो के एक स्पेशल फेटिश गंदे राज के बारे में पता चल गया। चूंकि वो ये फैमिली की लग्जरी लाइफ छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये जिंगो को प्लीज खुश करना शुरू कर दिया। वो ये फैमिली की प्रॉपर्टी का हेir वारिस बनना चाहता था, इसलिए उसे ये घटिया काम करना पड़ा, वरना वो कभी उनके असली बेटे को हरा नहीं पाया। ये जिंगो के अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से ही वो ये फैमिली में अपनी जगह बना पाया था। इस वक्त ये जिंगो ने ये हुआयन के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, हुआयन टेंशन मत लो, मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता। ये हुआयन ने सॉफ्ट आवाज में कहा, पर क्या होगा अगर मॉम और सिस्टर्स मुझे माफ ना करें, अगर उन्होंने आपको फोर्स किया मुझे निकालने के लिए? ये जिंगो ने कोल्डली हंसते हुए कहा, इस घर का बॉस मैं हूं, अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें ही घर से बाहर निकाल दूंगा। ये हुआयन आखिरकार रिलैक्स हो गया। उसने अपना सिर ये शिंगो के कंधे पर रखा और रोते हुए कहा, डैड ये सब ये हैंग की वजह से हुआ है, अब तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, आपको मेरा बदला लेना होगा। ये शिंगो की आंखों में एक रूथलेस चमक आई। भले ही उसने तुम्हें हर्ट ना किया हो, मैं फिर भी उसे नहीं छोड़ूंगा। इस बीच मैं लेंग चिंगचो के दिए हुए लग्जरी विला रिपल्स बे नंबर 1 में वापस आ चुका था। पिछले 7 दिनों का सारा स्ट्रेस और टेंशन आखिरकार खत्म हो गया था। मैं अपने कमरे में गया, एक अच्छा सा शावर लिया और फिर बिना टाइम वेस्ट किए उस सॉफ्ट और आरामदायक बेड पर लेट गया। मैट्रेस बहुत परफेक्ट था और सिल्क रेशम की बेडशीट बिल्कुल हेवन जैसी फील दे रही थी। फॉरेस्ट के 7 दिनों में भले ही मुझे नींद आ जाती थी, पर जमीन पर सोना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। हर सुबह उठने पर कमर और पीठ में दर्द होता था, पर अब इस सॉफ्ट बेड पर लेटते ही ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी की मसाज हो रही हो। मैं पूरी तरह रिलैक्स हो चुका था। मैं बस सोने ही वाला था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने लाइट्स ऑन नहीं की, बस अंधेरे में फोन ढूंढा और कॉल रिसीव कर। मेरी आवाज नींद की वजह से थोड़ी भारी थी। कौन? दूसरी तरफ से एक कोल्ड और एलिगेंट औरत की आवाज आई, ये हैंग, मैं लेंग चिंचो बोल रही हूं। मैंने बिना किसी इंटरेस्ट के जवाब दिया,
कोई काम है? लेंग चिंचो ने कहा। क्या हम बात कर सकते हैं ये फैमिली को टारगेट करने के बारे में? मैंने कहा, कल बात करते हैं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। लेंग चिंचो की आवाज में एक हल्की सी खुशी थी। ओके, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। मैंने कहा, कॉल कट की और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही सेकंड्स में मैं गहरी नींद में चला गया। जब मैं अगले दिन उठा तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने टाइम देखा, मैं पूरे 13 आवर्स तक सोया था। मेरा पेट पूरी तरह खाली हो चुका था और उसमें से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। मैंने एक अंगड़ाईली फ्रेश हुआ और घर में पहनने वाले ढीले कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकला। 13 आवर्स सोने के बाद भी मेरी बॉडी में अभी भी बहुत थकान थी। कमर और शोल्डर्स में अभी भी दर्द फील हो रहा था। मैंने जमीन पर पुशअप पोजीशन ली और फिर चारों हाथ पैरों का यूज करते हुए क्रीपीली सीढ़ियों से नीचे क्रॉल करने लगा। जब मैं लिविंग रूम में पहुंचा तो मैं रुक गया। मुझे कुछ अजीब फील हुआ, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने तुरंत अपना सिर उठाया और मेरा आई कांटेक्ट एक बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स आंखों वाले इंसान से हुआ। ये हेंग, तुम ठीक तो हो ना? उस औरत की आवाज में बहुत ही कॉम्प्लेक्स उलझे हुए इमोशंस थे। उसकी आवाज ठंडी थी पर उसमें एक अजीब सी हैरानी भी थी। वो लेंग चिंचो थी। उसका चेहरा तो शांत था पर उसकी आंखों में शौक साफ दिख रहा था। लेंग चिंचो के बगल में एक सूट पहने और गोल्डन ग्लासेस लगाए एक यंग हैंडसम लड़का बैठा था। वो भी मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसका वर्ल्ड व्यू, दुनिया देखने का नजरिया ही हिल गया हो। मैं बहुत आराम से जमीन से खड़ा हुआ और अपने हाथ झाड़े। यहाँ की साफ सफाई काफी अच्छी है, मुझे मानना पड़ेगा। मैं ऊपर से नीचे तक क्रॉल करते हुए आया पर मेरे हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए। मैं आराम से उनके सामने जाकर बैठ गया और कोल्डली लेंग चिंचो की तरफ देखा। मिस लेंग, आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? लेंग चिंचो के होंठ थोड़े ट्विच हुए, कांपे। उसने मुझे याद दिलाया, कल रात मैंने तुम्हें कॉल किया था और हमने डिसाइड किया था कि आज हम मिलेंगे। मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, कल रात मेरी उससे बात हुई थी और मैंने हाँ भी कर दी थी, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो सीधा मेरे घर के अंदर आ जाएगी। मैंने उसे कोल्डली देखा। मिस लेंग, आई होप आपको ये बात पता हो कि आपने ये विल्ला मुझे रहने के लिए दिया है। जब तक मैं ये विल्ला आपको वापस नहीं करता, मैं यहाँ का मालिक हूँ। भले ही आप इस प्रॉपर्टी की ओनर हैं, पर आपको अंदर आने से पहले मेरी परमिशन लेनी चाहिए। चूंकि हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसलिए इस बार मैं छोड़ रहा हूं, पर फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेंग चिंचो ने अपनी आंखें झुकाईं और सिंसेरिटी के साथ माफी मांगी। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगली बार आने से पहले मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लिया करूंगी। मैंने कहा, चलो इस बार छोड़ देते हैं, बिजनेस की बात करें। लेंग चिंचो ने कहा, इतनी जल्दी क्या है? तुम कल रात से सो रहे थे और अभी उठे हो, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मुझे सच में बहुत तेज भूख लग रही थी। लेंग चिंचो उठी और किचन की तरफ जाने लगी। बगल में बैठा क्यूफेंग शॉक में लेंग चिंचू को घूर रहा था। क्या ये वही लेंग चिंचू है जिसे मैं जानता हूँ? वो रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड और स्ट्रिक्ट सीईओ। एक लड़का उसे इन्वेजन के लिए डांट रहा है और वो चुपचाप माफी मांग रही है। और तो और वो उसके लिए खाना बनाने जा रही है। ओ माय गॉड, पक्का मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी मैंने अपनी आंखें उठाईं और कोल्डली क्यूफेंग को देखा। तुम वहां खाली क्यों बैठे हो? जाओ मेरे लिए कुछ फ्रूट्स काट कर लाओ, मुझे चिल्ड वाटरमेलन खाना है। चूंकि तुम लेंग चिंचो के साथ आए हो तो तुम भी गेस्ट हो। एक गेस्ट को अपने होस्ट मालिक की हेल्प करनी चाहिए। क्यूफेंग को कुछ अजीब लगा। क्या गेस्ट को होस्ट की खातिरदारी नहीं करनी चाहिए? ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ मुझे ऑर्डर कैसे दे रहा है? पर मेरे ऑर्डर देने का तरीका इतना नेचुरल था कि उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। जब तक उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा है, वो किचन के दरवाजे तक पहुंच चुका था। क्यूफेंग किचन के अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने लेंग चिंचो के पास जाकर स्लोली विस्पर किया, तुम क्या कर रही हो? वो तुम्हारे घर पे कब्जा करके बैठा है और तुम उसके लिए खाना बना रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्यूफेंग असल में लेंग चिंचू का दोस्त था और एक इंटरनेशनली फेमस साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक था। जब लेंग चिंचू ने मेरा लाइव स्ट्रीम देखा तो उसे लगा था कि मेरी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, इसलिए उसने क्यूफेंग को कांटेक्ट किया और प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसे मुझे चेक करने के लिए बुलाया। यानी लेंग चिंचो का मेरे घर आने का असली रीजन ये फैमिली के बारे में बात करना नहीं था, बल्कि क्यूफेंग से मेरी मेंटल हेल्थ चेक करवाना था। लेंग चिंचो ने कामली जवाब दिया, ये मेरी गलती थी, मैंने उसे घर दिया है तो अब वो यहाँ का मालिक है। मैंने उसकी परमिशन के बिना तुम्हें अंदर लाया। गलती मेरी थी, इसलिए मुझे डांट पड़नी चाहिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्यूफेंग उसे और भी अजीब नजरों से देखने लगा। तुम खुद अपनी गलती मान रही हो। क्या तुम सच में मेरी दोस्त लेंग चिंचो ही हो? लेंग चिंचो ने उसे कोल्डली घूरा। तुम्हें क्या लगता है मैं अनरीजनेबल हूँ या फिर मैं अपनी गलतियां नहीं मानती? क्यूफेंग चुप हो गया। लेंग चिंचो ने आगे कहा, मेरी बात छोड़ो, उसकी बात करो। तुमने देखा ना कि वो ऊपर से नीचे कैसे क्रॉल करते हुए आया? क्या तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम दिखी? क्यूफेंग ने कुछ देर सोचा और फिर सीरियस
सीरियसली बोला, उसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ASPD के लक्षण हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत सेल्फ सेंटर है और उसे दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। साइकोलॉजिकल लेवल पर वो थोड़ा अबनॉर्मल है, पर वो बहुत लॉजिकली और क्लियरली बात कर रहा था। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, अगर वो एक्टिव ट्रीटमेंट ले तो वो ठीक हो सकता है। पर ये सिर्फ मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, डिटेल्स के लिए मुझे उसका प्रॉपर टेस्ट करना होगा। तुम्हें उसे कॉन्विंस करना होगा कि वो कोऑपरेट करे। लेंग चिंगचू ने हाँ में सिर हिलाया। अब जाओ, वाटरमेलन काटो, वो वेट कर रहा है। क्यू फेंग पागल होने वाला। मैं दुनिया का टॉप साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोटिस्ट हूँ। तुम्हें पता है मेरे इन हाथों की क्या वैल्यू है? मेरी हाफ आवर, आधे घंटे की कंसल्टेशन फी कितनी है? और तुम मुझे तरबूज काटने को कह रही हो। लेंग चिंगचू ने नाइफ उठाया और कोल्डली कहा, अगर एक और वर्ड बोला तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। क्यू फेंग डर गया और तुरंत चुप हो गया। वो दुखी होकर फ्रिज में तरबूज ढूंढने लगा। अचानक वो रुका, पलटा और शॉक में लेंग चिंगचू को देखा। चिंगचू, कहीं तुम उस आंटी सोशल लड़के को पसंद तो नहीं करने लगी हो? मैंने तुम्हें आज तक किसी लड़के के साथ इतना सॉफ्ट बिहेव करते नहीं देखा। उसने तुम्हें डांटा और तुम एक पपी पिल्ले की तरह चुपचाप मान गई, और अब तुम उसके लिए खाना भी बना रही हो। लेंग चिंगचू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस कोल्डली बोली, अपने काम से काम रखो और तरबूज काटो। क्यू फेंग कॉन्फिडेंटली बोला, पक्का तुम उसे पसंद करती? तुमने कभी किसी आदमी की इतनी केयर नहीं की? लेंग चिंगचू ने अपनी आंखें नैरो की। पसंद? हाँ, ये सच है कि मैं ये हैंग को पसंद करती हूँ। जब से मैंने उसे पहली बार देखा था, मुझे वो नॉर्मल लोगों से बहुत अलग और इंटरेस्टिंग लगा, वरना मैं कभी डील होने के बाद भी उसे अपना घर रहने को नहीं देती। पर क्या मैंने कभी किसी से प्यार किया है? मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है। क्या इसे ही प्यार कहते हैं? क्यू फेंग ने कहा, तुम्हारी साइलेंस का मतलब हाँ है, तुम सच में उसे पसंद करती हो। लेंग चिंगचू अभी भी चुप थी। क्यू फेंग उसके पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। मुझे तो लगता था कि तुम्हें लड़के पसंद ही नहीं है। मैं सोचता था कि तुम लेस्बियन लड़कियों को पसंद करने वाली हो, पर तुम्हारी चॉइस एक मेंटल पेशेंट। तुम्हारा टास्क सच में बहुत यूनिक है। लेंग चिंगचू ने अपनी आंखें ऊपर की और कोल्डली क्यू फेंग को देखा। क्या तुम्हें मरने का शौक है? अभी ये हैंग डियाग्नोज नहीं हुआ है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। क्यू फेंग डर के मारे पीछे हट गया और हंसने लगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? और वैसे भी एक मेंटल पेशेंट को पसंद करने में कोई शर्म की बात नहीं है। आखिर वो बहुत हैंडसम, अगर वो मेंटल पेशेंट है भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेंग चिंगचू की आंखों में कोल्डनेस और बढ़ गई और उसके शरीर से एक खतरनाक किलिंग ऑरा, मारने का इरादा निकलने लगा। क्यू फेंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। इससे पहले कि लेंग चिंगचू सच में उस पर अटैक करती, वो जल्दी से खिसक लिया। आधे घंटे में लेंग चिंगचू ने 2 डिशेस, सब्जी और एक सूप बना लिया। टोमेटो एंड एग स्टर फ्राई, ग्रीन पेपर एंड मीट स्टर फ्राई और सीवीड एग सूप। मैं डाइनिंग रूम में आया और लेंग चिंगचू के सामने बैठ गया। क्यू फेंग तरबूज काट कर जा चुका था, तो अब सिर्फ हम दोनों ही थे। मैंने एक बाइट खाया और सरप्राइज में अपनी आईब्राउज रेस की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी जैसी बॉसी और रिच CEO को कुकिंग भी आती होगी, और टेस्ट भी काफी अच्छा है। अच्छा खाना खाने से मूड भी अच्छा हो जाता है। तो अब मुझे उसके बिना पूछे घर में आने पर ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था। लेंग चिंगचू ने हल्की सी स्माइल दी। मैं शुरू से अमीर नहीं थी, 18 साल की उम्र तक मैं बहुत गरीब थी। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची। मैं हैरान रह गया, तुम्हारी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था? तुमने सब कुछ अपने दम पर खड़ा किया। लेंग चिंगचू ने कहा, मैं एक ऑर्फनेज, अनाथालय में बड़ी हुई हूँ। जब मैं सक्सेसफुल हो गई तब जाकर मेरी फैमिली ने मुझे ढूंढा था। मुझे उनकी कोई हेल्प नहीं मिली। मैंने तारीफ की, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। सिर्फ अपने दम पर काम शुरू किया और कंपनी को इतना बड़ा बना दिया। आज के टाइम में लेंग ग्रुप ने ये ग्रुप को पीछे छोड़कर हाई सिटी की टॉप कंपनी की पोजीशन ले ली है और लेंग चिंगचू हाई सिटी की सबसे अमीर इंसान बन चुकी है। ये फैमिली इसलिए टॉप पर थी क्योंकि उनका बिजनेस 3 जनरेशंस, पीढ़ियों से चल रहा था, तो उनके पास बहुत कनेक्शंस और वेल्थ थी। तब जाकर वो टॉप पर थे। पर लेंग चिंगचू अभी सिर्फ 26 साल की है। उसने 18 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया और 8 साल से भी कम टाइम में अपनी कंपनी को टॉप पर ले आई। ये सच में एक बहुत टेरिफाइंग एबिलिटी है। मेरी तारीफ सुनकर लेंग चिंगचू के चेहरे पर कोई घमंड नहीं दिखा। उसने खांसते हुए टॉपिक चेंज किया। तुम भी बहुत केपेबल हो। मैंने तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देखा था। तुम्हारी हिम्मत और मार्शल आर्ट स्किल्स सच में आउटस्टैंडिंग है। बस तुम थोड़े अनस्टेबल हो और जल्दी पागल हो जाते हो। मेरे मुंह में खाना भरा था, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेंग चिंगचू ने कैजुअली पूछने की कोशिश की, मैं बस क्यूरियस हूं, तुम्हारे जैसे स्ट्रांग लड़के को कैसी लड़कियां पसंद है? मैंने खाना निगला और कामली जवाब दिया, मुझे वो लड़कियां पसंद है जो सांस नहीं लेती। लेंग चिंगचू के होठों की स्माइल फ्रीज हो गई। मैंने सरकास्टिक स्माइल के साथ उसे देखा। जो लड़कियां सांस नहीं लेती वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती। लेंग चिंगचू ने अपनी आंखें झुका ली और चुपचाप खाने लगी। उसके बाद हम दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। खाना खत्म होने के बाद लेंग चिंगचू ने आखिरकार मुझे अपने दिल की बात बताई।
ये हैंग, जो लड़का अभी मेरे साथ था वो मेरा दोस्त है, वो एक साइकोलॉजिस्ट है। मैंने उसे तुम्हें चेक करने के लिए बुलाया था। मैंने फ्राउन किया। मुझे चेक करने के लिए क्यों? लेंग चिंगचो ने सीरियसली कहा। जब मैं तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देख रही थी तो मुझे तुम्हारी मेंटल स्टेट बहुत वरीइंग लगी। मेरा चेहरा डार्क हो गया। तो तुम्हें लगता है कि मुझे कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? लेंग चिंगचो को डाउट तो था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो डायरेक्टली हाँ कह सके। उसने सॉफ्टली कहा, बहुत से व्यूअर्स भी तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए वरीड थे। उन्हें लगता है कि ये फैमिली ने तुम्हें इतना टॉर्चर किया है कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो गए। चूंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट को जानती थी तो मैंने उसे तुम्हें चेक करने के लिए बुला लिया। मैंने पूछा, इन फालतू बातों को छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूं। लेंग चिंगचो कुछ देर चुप रही और फिर स्लोली बोली, तुम हमेशा जमीन पर क्रॉल रेंगना करते रहते हो। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं चलता। मैं उसे ऐसे घूरने लगा जैसे वो कोई इडियट हो। बहुत देर बाद मैंने कहा, क्या तुमने ड्रैगन स्पाइन ओपनिंग रीढ़ की हड्डी खोलन के बारे में सुना है? लेंग चिंगचो कंफ्यूज हो गई। क्या मैंने एक्सप्लेन किया? ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की एक प्रैक्टिस है जिसमें हम अपनी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच और ओपन करते हैं ताकि बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सके। नॉर्मली लोग इसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं, क्रॉल नहीं करते, पर मुझे लगता है कि जमीन पर जानवरों की तरह क्रॉल करना स्पाइन को ओपन करने का सबसे इजी और इफेक्टिव तरीका है। लेंग चिंगचो ने शक भरी नजरों से मुझे देखा। क्या ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में सच में ऐसी कोई टेक्निक होती है? मैंने कैजुअली जवाब दिया, हाँ, लगभग ऐसी ही। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग जो सारा दिन ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उन्हें अपनी स्पाइन ओपन करने की बहुत जरूरत होती है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर लिया। चलो, मैं तुम्हें ट्राई करवाता हूं। नो थैंक्स, मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे थकान होगी तो मैं मसाज करवा लूंगी। लेंग चिंगचो ने मना करने की कोशिश की, पर मैंने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया और उसे घसीटकर विल्ला के बाहर गार्डन की घास पर ले गया। मैंने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, ट्राई करके तो देखो, बहुत आराम मिलता है। एक बार ट्राई करोगी तो तुम्हें इस एक्सरसाइज से प्यार हो जाएगा। अगर तुम ट्राई नहीं करोगी तो इसका मतलब है कि तुम मेरे तरीकों को गलत मानती हो, और अगर हमारी सोच ही नहीं मिलती तो हम पार्टनर्स नहीं बन सकते। फ्यूचर में सिर्फ फोन पर बात करना, हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं है। लेंग चिंगचो को बहुत हेल्पलेस फील हो रहा था। उसे लगा कि मैं जानबूझकर उससे बदला ले रहा हूं, पर जब उसने फॉरेस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे पागलपन के बारे में सोचा तो उसे थोड़ी एनवी, ईर्ष्या फील हुई। वो अपनी लाइफ में हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट और सप्रेस दबी हुई रही थी। वो भी मेरी तरह आजाद होकर पागलों की तरह जीना चाहती थी। चूंकि यहाँ कोई और नहीं था, उसने डिसाइड किया कि वो ट्राई करेगी। लेंग चिंगचो धीरे धीरे जमीन पर पैर और हाथ के बल गई। उसने बहुत ऑकवर्ड फील करते हुए कहा, अकेले ऐसे करना बहुत अजीब लग रहा है, क्या तुम भी मेरे साथ करोगे? मैं बहुत ओपन माइंडेड इंसान हूं। मैंने तुरंत जमीन। शुरू में उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर कुछ देर क्रॉल करने के बाद उसे सच में बहुत रिलैक्सिंग फील होने लगा। लेंग चिंगचो ने हैरानी से कहा, तुम सच कह रहे थे, ये सच में बहुत रिलैक्सिंग है। तभी हमारे पीछे 3 भारी चीजों के गिरने की आवाज आई। लेंग चिंगचो अभी भी क्रॉल करने वाली पोजीशन में थी। उसने मुड़कर देखा, उसके चेहरे की खुशी फ्रीज हो गई। उसके पीछे 3 लोग खड़े थे। वो क्यू फेंग था जो वापस आ गया था, और उसके साथ उसके 2 दोस्त रोंगशी और शेन युआन भी थे। वो तीनों आंखें फाड़े और मुंह खोले हमें घूर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैं बहुत आराम से खड़ा हूं, अपने हाथों से घास झाड़ी और कोल्डली पूछा, ये कौन है? लेंग चिंगचो का फेस गुस्से से काला पड़ गया। ये मेरे दोस्त हैं। तुमने जो लड़की जैसा दिखने वाला इंसान देखा है वो क्यूफिंग है, जो एक प्लेबॉय धोखेबाज जैसा दिखता है वो रोंगशी है, और ये शेन युआन है। सब स्पीचलेस हो गए। रोंगशी आगे बढ़ा और गुस्से से लेंग चिंगचो को घूरा। तुमने मुझे लड़की जैसा कहा, मैं हैंडसम और डैशिंग हूं, समझे? लेंग चिंगचो ने उसकी आंखों को अवॉइड किया और उसे किक मारकर दूर कर दिया। मुझसे दूर रहो, तुम्हारी वजह से ही लोग अफवाह फैलाते हैं कि मुझे लड़के पसंद नहीं है। रोंगशी ने मुंह बनाया। शेन युआन भी आगे बढ़ा। चलो, रोंगशी तो लड़की जैसा दिखता है मान लिया, पर तुमने मुझे प्लेबॉय क्यों कहा? मेरे जैसा लॉयल और लविंग इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। असल में शेन युआन के रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी टूटते थे, पर जब तक वो रिलेशनशिप में होता था वो बहुत सीरियस और लॉयल रहता था। रोंगशी ने शेन युआन के शोल्डर पर मुक्का मारा। तू खुद को डिफेंड कर रहा है तो कर, मुझे बीच में क्यों घसीट रहा है? जब वो दोनों बहस कर रहे थे, क्यू फेंग भी आगे आया। वो बहुत कॉम्प्लेक्स नजरों से लेंग चिंगचो को देख रहा था। मैंने सोचा था मैं ये हैंग को ट्रीट करूंगा, पर अभी तो उसका ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं हुआ और लेंग चिंगचो को भी उसकी पागलपन की बीमारी लग गई। अब मैं क्या करूं? जब उसने लेंग चिंगचो को मेरे साथ जमीन पे क्रॉल करते देखा था तो उसे चक्कर आ गए थे और वो लगभग बेहोश ही होने वाला था। वो सीन इतना ब्यूटीफुल कि वो उसे दोबारा नहीं देखना चाहता था। लेंग चिंगचो ने फ्राउन करते हुए क्यू फेंग से पूछा, तुम वापस क्यों आए और इन्हें साथ क्यों लाए? क्यू फेंग ने खुद को नॉर्मल किया। मैं ये हैंग का साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चनर टेस्ट पेपर लेने गया था।
ताकि ट्रेडिशनल तरीके से उसकी मेंटल स्टेट चेक कर सकूं। ये दोनों मुझे रास्ते में मिल गए और जब इन्हें पता चला कि ये हेंग तुम्हारे घर पे है तो ये उसे देखने आ गए। क्यूफेंग रुका, फिर एक लंबी सांस लेकर दुखी मन से बोला, मुझे लगता है मैं एक क्वेश्चनर कम लाया हूं, मुझे वापस जाकर एक और लाना पड़ेगा, तुम्हें भी ये टेस्ट देना होगा। लेंग चिंगचो ने कोल्डली कहा, मैं पागल नहीं हूं, मुझे कोई टेस्ट नहीं देना, और ये है भी पागल नहीं है, उसे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वो तीनों शक भरी नजरों से हमें देखने लगे। आखिरकार उन्होंने अभी अभी हम दोनों को जमीन पर कुत्तों की तरह क्रॉल करते हुए देखा था। अब उन पर विश्वास करना मुश्किल था